नमस्कार। चुनाव की बड़ी और अलग मिजाज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी और आप देख रहे हैं जीएनटी का चुनावी स्पेशल शो वोट फॉर गुड। चुनाव की अच्छी खबरें, सियासत के अलग रंग, वो भी जनता के मुद्दों के साथ। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। 9 जिलों में 59 सीट्स पर जनता अपना फैसला देने के लिए मन बना चुकी है। कई बड़े चेहरे हैं जिनकी साख इस बार दांव पर लगी है। साथ ही देखेंगे अयोध्या की चुनावी बिसात पर कौन है आगे। फिर बात होगी एक मतदान अधिकारी की जिनका स्टाइल एक बार फिर से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। वोट फॉर गुड में राजनीति के हर दाव पेच की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की एक गुड तस्वीर से जो आज की सियासत में दुर्लभ होती जा रही है। ये तस्वीर हरदोई के मल्लावा की है, जहां प्रियंका गांधी ने रैली से लौट रहे बीजेपी समर्थकों पर फूल बरसाए। बीजेपी समर्थकों के कहने पर गाड़ी से बाहर वो निकली और उनसे हाथ भी मिलाया। बीजेपी की रैली से भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए लौट रही थी। दूसरी तरफ से प्रियंका गांधी रोड शो करके लौट रही थी। तभी दोनों का आमना सामना हो जाता है। फिर जो हुआ वो सबके सामने है। राजनीति में ऐसे नज़ारे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। फिर बीजेपी समर्थकों के मांगने पर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र भी उन लोगों को बांटा और चुनाव प्रचार वाले ब्रेसलेट्स भी इन लोगों को दिए। बोलो, तुम्हें भी चाहिए ब्रेसलेट दो, ब्रेसलेट चाहिए। एक मिनट तुम्हें मत देना मुझे लड़की वाला। ध्यान दो। नहीं भर्ती वाले। ये लो देखो। अरे आराम से लो। चलिए अब बात करते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह चुनाव प्रचार करने प्रयागराज पहुंचे, जहां हमारे संवाददाता अनंत भट्ट ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए सुनते हैं। ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है, क्या संकेत देता है? देखिए, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार करते करते आज प्रयागराज पहुंचा हूं। हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचंड जन समर्थन प्रतीत होता है और हम फिर से एक बार 300 पार वाली सरकार बनाएंगे। जी, 3 चरणों का चुनाव सर हो चुका है, 172 सीटों का। अब तक का आपका मूल्यांकन क्या कहता है? मैंने कहा ना, 300 पार वाली सरकार बनाने जी। इस दौरान आप लोगों से मिले हैं सर, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को मन को छू रहे हैं? कानून और व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, 24 घंटा बिजली और एक प्रकार से उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो नई शुरुआत हुई है, इससे लोग काफी प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। किसान और गरीब दोनों मोदी जी की योजना के कारण आज आकर्षित है और योगी जी ने सारी योजनाओं को बहुत अच्छे तरीके से नीचे तक पहुंचाया है। जी, महिलाओं को लेकर बहुत कहा जा रहा है, तमाम पार्टियों के केंद्र में महिलाएं हैं। मोदी जी भी कह चुके हैं कि महिलाओं, माता बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ जी। बीजेपी को हमेशा से एक ऐसी पार्टी के रूप में देखा जाता है जो लोगों को सक्षम बनाने में विश्वास रखती है। इस बार जो मैनिफेस्टो आया है, आप कभी मुफ्त की घोषणाओं के लालच में नहीं रहे। इस बार जो मैनिफेस्टो लेकिन आज में कई घोषणाएं की गई है। नहीं, इस प्रकार की हमने कोई मुफ्त की घोषणाएं नहीं की है। हमने किसानों के बिजली के बिल की सिर्फ बात करी है, जो उत्तर प्रदेश के किसान जिस प्रकार से गड्ढे में था 15 साल तक, इसके लिए जरूर। तो गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज के दौरे पर हैं। चारों तरफ जन सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। उनका कहना यह है कि अब तक जो उन्होंने दौरा किया है, उसके बाद उनका आंकलन यह है कि 300+ सीटें इस बार भी बीजेपी की आने वाली हैं। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अनंत भट्ट, प्रयागराज। यूपी में 3 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। अब चौथे चरण पर जोर है। इस चरण में लखनऊ की सीटें भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन के सबसे चर्चित कांड लखीमपुर खीरी की सीट्स पर भी चुनाव इसी चौथे दौर में है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्रा को भी जमानत मिल चुकी है और वो बाहर हैं। ऐसे में समीकरण इन इलाकों में कितना बदलेगा, ये भी तय होना है। इसके साथ ही कई दिग्गजों की साख भी चौथे चरण में दांव पर लगी है।
चौथे चरण का रण पूरा होने वाला है। अपने क्षेत्र के नुमाइंदों पर जनता मुहर लगाकर उनकी किस्मत का फैसला कर देगी। इस फैसले के बाद किसके भाग्य में विधानसभा पहुंचना लिखा है, सिर्फ इसका खुलासा होना बाकी रहेगा। ये इंतजार भी 10 मार्च को खत्म हो जाएगा। हालांकि चुनाव में जीत को लेकर सबका अपना गणित है और सबके अपने दावे हैं। इस चौथे चरण में अवध का इलाका शामिल है, जिसमें खुद राजधानी लखनऊ की सीटें भी हैं, जहां कई ऐसी सीटें हैं जिन्हें लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई और सीटें हैं जिन्हें लेकर अटकलों में अलग अलग पार्टियों की जीत को लेकर समर्थकों में गहमा गहमी चल रही है। वैसे तो चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन जिन सीटों की चर्चा सबसे ज्यादा और लंबे समय से हो रही है, उनके बारे में आपका जानना जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं कि वो कौन से चेहरे हैं और सीटें हैं जिन पर चर्चित उम्मीदवारों की साख दांव पर है और जो प्रदेश की सियासत में अहम वजूद रखती है। सबसे पहले उन जिलों की बात जहां चुनाव होना है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर। अब इन जिलों में पड़ने वाली उन सीटों को भी समझिए जो सियासी लिहाज से पार्टियों के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। शुरुआत राजधानी लखनऊ से। लखनऊ कैंट, इस सीट पर बीजेपी की तरफ से प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला एसपी के सुरेंद्र सिंह गांधी, बीएसपी के अनिल पांडे और कांग्रेस के दिलप्रीत सिंह विर्क से है। लखनऊ पूर्व, यहाँ बीजेपी की तरफ से एक और मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल मैदान में हैं, जिनका मुकाबला एसपी के अनुराग भदौरिया, बीएसपी के आशीष कुमार सिन्हा और कांग्रेस के मनोज तिवारी से है। लखनऊ सेंट्रल, यहाँ बीजेपी ने रजनीश कुमार गुप्ता पर दांव आजमाया है, जिनके खिलाफ कांग्रेस के सदफ जफर, एसपी के रविदास मेहरोत्रा और बीएसपी के आशीष चंद्रा मैदान में है। सरोजनी नगर सीट पर पूर्व ईडी अधिकारी रहे राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है, जिनका मुकाबला एसपी के अभिषेक मिश्रा, बीएसपी के जलीस मोहम्मद खान और कांग्रेस के रुद्र दमन सिंह से है। मलिहाबाद सीट ने सुर्खियां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की वजह से बटोरी हैं, जिनकी पत्नी जय देवी बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। यहां एसपी ने सुरेंद्र कुमार, बीएसपी ने जगदीश और कांग्रेस ने ईदल कुमार को उतारा है। रायबरेली सीट कांग्रेस से बीजेपी में आई अदिति सिंह की वजह से सुर्खियों में है। इस सीट पर एसपी ने राम प्रताप वर्मा को उतारकर अदिति सिंह को रोकने की कोशिश की है, जबकि बीएसपी ने मोहम्मद अशरफ और कांग्रेस ने डॉक्टर मनीष चौहान को उतारा है। बिंदगी, फतेहपुर जिले में पड़ने वाली सीट। बिंदगी से बीजेपी सरकार के एक और मंत्री जय कुमार जैकी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि ये मंत्री अपना दल सोनेलाल के कोटे से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के रामेश्वर दयाल, बीएसपी के सुशील कुमार और कांग्रेस के अभिमन्यु सिंह से है। हुसैनगंज सीट फतेहपुर जिले में आती है। यहाँ बीजेपी सरकार में कृषि राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया को उतारा है, जिनसे एसपी की उषा मौर्य टक्कर ले रही हैं। बीएसपी के फरीद अहमद और कांग्रेस के शिवाकांत भी ये सीट बीजेपी से छीनने की फिराक में है। हरदोई सीट पर निगाह होने की खास वजह यह है कि 2017 में इस सीट पर एसपी से नितिन अग्रवाल ने जीत दर्ज की थी, जो अब बीजेपी से उम्मीदवार हैं। इस बीच वो बीजेपी की बदौलत विधानसभा उपाध्यक्ष भी बने। यहाँ एसपी ने अनिल वर्मा और बीएसपी ने आशीष सिंह सोमवंशी को उतारकर मुकाबले को कड़ा बनाने की कोशिश की है। उन्नाव सीट सुर्खियों में है मशहूर शायर मुनव्वर राणा की वजह से, जिनकी बेटी उरुसा राणा कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है, जिनका मुकाबला बीजेपी के अनिल सिंह, एसपी के उदयराज और बीएसपी के विनोद कुमार से है। इन सीटों के समीकरण किस पार्टी और प्रत्याशी के लिहाज से मुफीद होंगे, यकीनन इसका फैसला जनता कर चुकी होगी। इंतजार रहेगा तो बस उस नाम के ऐलान का जो विधानसभा की ओर कूच करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लखनऊ में बुधवार को मतदान होना है। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, लोगों ने भी मन बना लिया है। मतदान के लिए दिन पहले हमारी टीम ने लोगों के मन को टटोलने की कोशिश की है। लोगों के जहन में कौन से मुद्दे हैं, लोगों को कौन से वादे लुभा चुके हैं, लोग वोट देने से पहले क्या सोच रहे हैं, जनता का ये मत हमने लखनऊ में भी जाना और नए लखनऊ से भी समझा और पुराने लखनऊ से भी ये समझने की कोशिश की, लोगों से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं।
चुनाव है और चुनावी चर्चा बेहद आम है। लखनऊ में पोलिंग है तो क्या है पुराने लखनऊ का मूड और नए लखनऊ का मूड, ये जानना भी जरूरी है। मैं मौजूद हूं पुराने लखनऊ के रूमी गेट पर। ये एक हिस्टोरिक, एक ऐतिहासिक जगह है। हम यहां से आपको बताएंगे कि आखिर पुराना लखनऊ योगी सरकार और बीती हुई अखिलेश सरकार के बारे में क्या सोचता है और चुनाव से पहले क्या है उसके असल मुद्दे। पुराना लखनऊ इलाका हुसैनाबाद, अशफाक टी एंड लस्सी कॉर्नर। जाएंगे, जानेंगे चुनावी मूड, माहौल क्या है। पिछले 5 सालों में पुराने लखनऊ में काम हुआ है आप लोगों को? आप लोगों का जो धंधा है, जो पानी चल रहा है, वो ठीक चल रहा है? धंधा तो बहुत कम चल रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? यही सब महंगाई। हाँ। पुराना लखनऊ सब सही है या कुछ जरूरतें हैं जिनको पूरा होने की जरूरत है? हमारे हिसाब तो सब सही है भाई। हाथ पैर चलाओ, मेहनत करो, खाओ। अच्छा, हाथ पैर चलाओ, मेहनत करो, खाओ। आइए हम लोग भी हाथ पैर चलाते हैं और उस दुकान से आगे निकलते हैं और देखते हैं और आगे क्या मूड है। पुराने लखनऊ के मुद्दे क्या है इस बार? अरे मुद्दे क्या, इस बार अखिलेश जीतेंगे और क्या। विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ है भाई। क्या चाहते हैं, क्या हो? बस यही चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार आ जाए भाई। अखिलेश सरकार और योगी सरकार में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अंतर वैसे तो कोई नहीं है, दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे। लेकिन जिसकी जो सरकार जो करती है वो अच्छा काम करे, वो अच्छा काम आप योगी सरकार से खुश हैं? जी। यूपी का चुनाव आप पहुंचा है शहरे लखनऊ और पुराने लखनऊ के बाद अब हम आप पहुंचे हैं नए लखनऊ यानी कि गोमती नगर के पत्रकारपुरम मार्केट में, जहां सुबह हो या शाम या दोपहर लोगों की भीड़ थमती नहीं पर बढ़ती ही जाती है। लोगों से जानेंगे, जायजा लेंगे। क्यों भाई, रोजगार वगैरह ठीक चल रहा, दुकान ठीक चल रही है आपकी? सब चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। कोरोना में खाना ना मिला था? हाँ, खाना मिला है। हम लोग खुद खाना बना के बांटे हैं गाँव में। हमारे जग संस्था से जुड़े हम लोग, तो हम लोग 3000 पैकेट जो है बांट करके पूरे गांव में, हमारा जहाँ जहाँ जिला है, जहाँ जहाँ तो दुकान चल रही थी आपकी? दुकान चल रही थी, दुकान क्यों नहीं चलेगी? क्या लग रहा है, भाजपा आएगी? भाजपा आएगी जी सर, आएगी। साइकिल नहीं चल रही? इधर आइए, क्या नाम है आपका? दुकानदारी ठीक चल रही है? चल रही है, कुछ चल रही है? नहीं, बस चल तो नहीं रही है। अच्छा, पूरा डाउन हो गया मार्केट। क्यों? बस कस्टमर है नहीं। सरकार की तरफ से मदद नहीं है कुछ? फिलहाल तो अभी कुछ ऐसा नहीं है। चुनाव है, लखनऊ में कल पोलिंग है जी। क्या लग रहा है, कितनी पार्टीज आती हैं, जाती हैं? विकास हुआ है नए लखनऊ का? अब ये तो ईश्वर वाला बता सकता है, विकास हुआ नहीं। रोड पे हम चल रहे हैं, वही रोड बनी हुई है, अभी तक की रोड ही नहीं बनी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कल लखनऊ में पोलिंग होनी है। आपको क्या लग रहा है इस बार असल मुद्दे नए लखनऊ के क्या हैं? असल मुद्दे अब कैसे बताए? क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ है? अभी तो बहुत अच्छे हैं, अभी का जो चल रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। हम चाहते हैं जो ऐसे माफी चले। अच्छा, क्योंकि इंसान क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं जी। हम भी चाहते हैं शांति जी। हाँ, अब योगी आदित्यनाथ जितना भी किए हैं बहुत बढ़िया किए हैं। मुद्दा इस बार लखनऊ का क्या है? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा जी। लोग जाति के नाम पर वोट करेंगे, विकास के? नहीं, विकास के नाम पे। पुराने लखनऊ में लोग बड़ा हिंदू मुसलमान की कंप्लेन कर रहे हैं कि जो बटा हुआ है वो नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, पहले था कभी। अच्छा, अब नहीं है। नए लखनऊ में ऐसा नहीं है। सब विकास का मुद्दा चाहते हैं और प्रदेश की तरक्की चाहते हैं। विकास कौन करेगा? अब ये तो आने वाले समय बताया कौन करेगा, नाम नहीं ले सकते इसकी विषय में। वोट करेंगे कल? लेना भी नहीं चाहिए ना। लेना भी नहीं चाहिए, वोट करेंगे कल? बिल्कुल करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। हम करेंगे, औरों को भी आगे बुलाएंगे। औरों को भी आगे बढ़ाइए, ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। कहानी ये है, मुद्दे कई हैं। कोई कह रहा है खाली महिला सुरक्षा से काम नहीं चलेगा, डेवलपमेंट होना चाहिए, जॉब्स होनी चाहिए। तो पुराने लखनऊ की जुबानी अलग नजर आती है। अब देखना है इन मुद्दों के बीच लखनऊ का वोट किसे जाता है और कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सीट पर विराजमान होता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का दौर अवध होते हुए पूर्वांचल में प्रवेश करने वाला है। इसके साथ ही चुनावी सियासत के मैदान में बड़े दलों के साथ कुछ क्षेत्रीय दल भी चर्चा में आने लगते हैं। चौथे चरण के बाद हर पार्टी का रुख पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर है, जहां कुछ छोटे दलों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। उन छोटे दलों के असर को देखते हुए बड़े दलों ने उनसे गठबंधन किया है। इसमें क्षेत्रीय दलों को भी कई फायदे हैं।
प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों की सबसे बड़ी सियासी जंग, बड़े चेहरे, बड़े दाव, बड़े समीकरण और बड़ी चाल। लेकिन सियासत की एक पुरानी कहावत है, कई बार सत्ता का बड़ा ताला एक छोटी चाबी से खुल जाता है और यहाँ से शुरू होता है उत्तर प्रदेश के रण में छोटे दलों के बड़े असर का खेल। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब जिस दिशा का रुख कर चुका है, वहाँ से बड़े सियासी दलों के अलावा क्षेत्रीय दलों का इलाका भी शुरू हो जाता है, जो समुदाय विशेष पर अपने असर की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बड़े दलों से भी ज्यादा असर रखते हैं। यही वजह है कि इस बार के चुनावी रण में बड़े दलों ने छोटे छोटे योद्धाओं के साथ गठबंधन करके अपने साथ रखा है। बीजेपी ने अपना दल गुट के साथ गठबंधन किया है, जिसका अवध और पूर्वांचल में ओबीसी की कुर्मी फैक्टर पर अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। बीजेपी ने निषाद पार्टी को भी एनडीए में शामिल किया है। ये पार्टी मल्लाह समुदाय पर अपनी मजबूत पकड़ के लिए जानी जाती है। गोरखपुर के साथ पूर्वांचल में नदी किनारे इलाके इस पार्टी के गढ़ बताए जाते हैं। पूर्वांचल का इलाका जातीय समीकरण के हिसाब से बहुत उलझा हुआ माना जाता है, लिहाजा समाजवादी पार्टी ने भी कई छोटे दलों के साथ विधानसभा रण जीतने की पूरी रणनीति तैयार की है। इसमें सबसे पहले नाम आता है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का। कहा जाता है कि ओम प्रकाश की पार्टी का राजभर समुदाय पर अच्छा खासा असर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर और मऊ समेत 7 जिलों में राजभर फैक्टर सीट के नतीजे तय करने की क्षमता रखता है। अखिलेश यादव ने इस बार अपना दल के दूसरे गुट कमेरवादी को अपने गठबंधन में शामिल रखा है। इस पार्टी का भी असर वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज के कुर्मी समुदाय में माना जाता है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी में करीब 76 जातियां हैं, जिसकी वजह से पूर्वी इलाके में वोट बैंक की राजनीति ऐसे कई स्थानीय फैक्टर में उलझ जाती है, जिसे सुलझाने के लिए इन क्षेत्रीय दलों की जरूरत पड़ती है। और इस बार इन दलों की बोली भी अपने सहयोगी बड़े पार्टियों जैसी हो गई है। 3 चरण के जो पोलिंग रही है, उसमें हम आश्वस्त भी हैं कि जहां जहां हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं, वहां वहां हम साइकिल पंक्चर कर चुके हैं और हमारे एनडीए के प्रत्याशियों को बढ़त है। हमारे एनडीए के प्रत्याशी जीतने भी जा रहे हैं। इस सीट पर भी हमारी यही कोशिश है कि हम इस सीट पर एनडीए के प्रत्याशी जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, उनको दोबारा पार्टी ने मौका दिया है, उनकी जीत सुनिश्चित हो। वैसे समाजवादी पार्टी ने पश्चिम के जाट फैक्टर को देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल और अवध और रुहेलखंड के मौर्य समुदाय के लिए महान दल से भी गठबंधन किया है। लेकिन अब चुनाव प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर के पूर्वांचल के सभी बड़े गढ़ पहुंच चुका है, लिहाजा नजरें इन छोटे दलों पर भी है। हालात ये हैं कि इनके असर वाले इलाकों के प्रत्याशी बड़े चेहरों की नहीं, बल्कि इन छोटे दलों के स्टार प्रचारकों की मांग करते हैं। जैसे गोरखपुर के आसपास की सीटों पर योगी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड में संजय निषाद है। जो है वो कमल चुनाव चिन्ह वालों का प्रचार करना, एक भोजन भरी थाली का करना है। और उन्हें ये बताने के लिए हम लोग जा रहे हैं कि आज के दिन में 70 साल से जो सताए गए हो, जो उनकी रोटी तुम्हारी छीनी गई, कपड़े मकान सब छीने गए हैं, उसे आओ मोदी जी के साथ, जो बिना भेदभाव के आज। पूर्वांचल के क्षेत्रीय दलों के मामले में 2012 और 2017 की तस्वीर में बहुत फर्क है। जैसे ओम प्रकाश राजभर पिछली बार बीजेपी के साथ यूपी सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मैदान में हैं। अपना दल ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। निषाद पार्टी ने 2017 में अकेले चुनाव लड़ा था और केवल 1 सीट जीती थी। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी तो 2017 में बीजेपी के साथ होने के बावजूद 8 में से केवल 4 सीट ही जीत पाए थे। छोटा झूठ बोलते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन की वजह से बीजेपी ने 2017 में पूर्वांचल की उन 22 सीटों पर आराम से जीत दर्ज की थी, जहां राजभर फैक्टर हावी रहता है।
उधर संजय निषाद को अपनी सियासी ताकत का हिसाब तब हुआ जब 2018 में समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे प्रवीण निषाद को टिकट देकर गोरखपुर सीट से लोकसभा चुनाव जिताया। इसी के बाद निषाद पार्टी के हौसले बुलंद हुए और संजय ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन कर लिया। कि कभी हमारे समाज में समुद्री जहाजें हुआ करते थे, उससे व्यापार हुआ करता था और दुनिया में शांति लाते थे और दुनिया में 3 रुपए में 1 रुपए भारत का चलता था। तब निषाद राज का राज था। तब राम और निषाद राज एक साथ सत्ता करते थे तो राम राज था। फिर से उसी को राज कायम करने के लिए अपनी एक सेना तैयार किया। दरअसल एक हकीकत ये भी है कि जितने बड़े दलों को इनकी जरूरत है उतना ही इन्हें भी बड़ी पार्टियों की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि केवल एक विशेष समुदाय के दम पर कोई भी सीट नहीं जीती जा सकती और यही फॉर्मूला इस बार भी काम कर रहा है। देखिए, डॉक्टर पटेल की कर्मभूमि रही है और डॉक्टर पटेलों का संघर्ष कोई भी यहाँ पर हमारे समाज का व्यक्ति है वो उसको भूल नहीं पाया है। यहाँ का सबसे पहले विधायक अपना दल से ही हाजी मुन्ना जी बने थे। उस बात को याद रखते हुए सब लोग यहाँ पर मेरे साथ सबकी सहानुभूति है, सबसे प्यार है, इसलिए मुझे जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। अब फॉर्मूले तो सभी ने आजमा रखे हैं। पूर्वांचल के छोटे दल बड़ी पार्टियों के लिए सत्ता की चाबी बन सकते हैं, वहीं बड़े दलों की मदद से छोटे दल भी बड़े बनने का सपना देख रहे हैं। किसका कद घटाना है और किसका कद बड़ा करना है, इसकी चाबी तो जनता के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छोटे दलों के इस लिस्ट में अपना दल एक बड़ा नाम है, लेकिन पटेल परिवार के लिए अपना दल पराया हो गया है। मां कृष्णा पटेल और बेटी पल्लवी पटेल का गुट अलग है। बेटी अनुप्रिया अलग गुट की अगुवाई कर रही हैं। एक गुट बीजेपी के साथ खड़ा है तो दूसरा समाजवादी पार्टी के खेमे में है। इस समय दोनों गुट एक दूसरे पर जमकर निशाने साध रहे हैं। अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ है और ऐसे में जो वोट वहां पर चला गया था, आपको लगता है कि आपके पास आएगा और आएगा तो क्यों आएगा? देखिए, डॉक्टर पटेल की कर्मभूमि रही है और डॉक्टर पटेलों का संघर्ष कोई भी यहाँ पर हमारे समाज का व्यक्ति है वो उसको भूल नहीं पाया है। यहाँ का सबसे पहले विधायक अपना दल से ही हाजी मुन्ना जी बने थे। उस बात को याद रखते हुए सब लोग यहाँ पर मेरे साथ सबकी सहानुभूति है, सबसे प्यार है, इसलिए मुझे जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। आने वाली 27 तारीख को वोट पड़ने जा रहा है, ईवीएम मशीन का बटन दबने जा रहा है और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि हमारे अपना दल के सारे साथी, अपना दल के जितने भी समर्थक हैं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचार को मानने वाले जो लोग हैं, वो एनडीए के पक्ष में ही मतदान करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। प्रत्याशी बदल लिया गया है लेकिन अब प्रत्याशी नहीं उतारा गया, ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी पार्टी से नहीं उतारा। वो प्रत्याशी अनुप्रिया का ही है जो उतरा है मौर्या, वो प्रत्याशी अनुप्रिया का है। बीजेपी ने उसको उतारा है और अभी तक प्रचार करने भी वो नहीं आई है प्रतापगढ़ की किसी जनता को भ्रमित करने के लिए वो प्रत्याशी भाजपा का बना दिया गया, लेकिन वो प्रत्याशी मौर्या जो है, रामकुमार राजकुमार जो भी नाम है, वो प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल का ही है। प्रतापगढ़ सदर की सीट में हमारा सिटिंग विधायक था। वहां से जब माताजी ने अपने प्रत्याशिता की घोषणा की, हमने उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। वो सीट माताजी लड़ रही हैं और मैं माताजी के खिलाफ चुनाव प्रचार नहीं करने जा रही हूँ। देखिए, ये चुनाव है, चुनाव सबको लड़ने का अधिकार है। कोई कौन कहाँ जा रहा है ये उसका स्वतंत्र अधिकार है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, ऐसा है कि चुनाव तो कोई भी कहीं से लड़ सकता है और मेरी बड़ी बहन है पल्लवी जी यहाँ से आई हैं, लेकिन मेरा जो सवाल है उनसे यही है कि पिता के आदर्शों के प्रति इतनी प्रतिबद्धता है तो अपना सिंबल होते हुए भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना उन्होंने स्वीकार क्यों किया? आज मैं उनसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए, बात यहाँ पिता की विचारधारा और पिता के सपनों और वो जिन सिद्धांतों के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, उन सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्थापित करने की है। मुझे लगता है मेरा पिछले 12-13 सालों का जो संघर्ष रहा, हमारी पार्टी की जो यात्रा रही, डॉक्टर साहब के जो सिद्धांत रहे, उसके साथ हमने न्याय किया है। मैं यही सवाल पूछना चाहती हूँ अपनी बहन से भी कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ना कैसे स्वीकार कर लिया? डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपने जीवन में कभी भी कोई चुनाव किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पे लड़के अपनी पहचान के साथ समझौता नहीं किया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की पार्टी
उनके पार्टी के नाम के साथ, उनके पार्टी के सिंबल के साथ ही राज्य और देश के सदन में पहुंची है। और उन्हें ये कतई गवारा नहीं था कि उनकी अपना कोई पार्टी का प्रत्याशी, यहाँ तक कि हम सब उनकी संतान हैं, उनके विचारों को लेकर आगे चल रहे हैं, किसी दूसरी पार्टी से हम पहचान उधार लेकर जाएं, ये उन्हें कभी गवारा नहीं हो सकता। पार्टी अपनी जगह महत्व रखती है और परिवार अपनी जगह रखता है। तो पार्टी कहेगी इस समय, क्योंकि चुनाव के लिए आ रही है ना, तो चुनाव जो कहेगा वो करेंगी। मैं किसी के खिलाफ प्रचार करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा के लिए हमेशा लड़ती रही हूँ। मेरा संघर्ष सड़क से सदन तक मेरी जनता ने देखा है, अपना दल के चाहने वालों ने देखा है। एनडीए गठबंधन की मैं सहयोगी हूँ और मैं गठबंधन की मजबूती के लिए यहाँ पर आई हूँ। देखिए, यहाँ आकर मैंने जो देखा है, गलियाँ कुचियाँ बहुत खराब हैं। यहाँ बहुत छोटी छोटी गलियां हैं। सबसे पहले तो हम विकास भी नहीं है, ऊपर से हम सबसे पहले अगर जीत के जाएंगे जातिवाद जनगणना कराएंगे और यहाँ के लिए विकास करेंगे। उम्मीद है लोग वोट देंगे आपको? उम्मीद नहीं है, पूरी उम्मीद है। यहाँ से मैं ही जीत के जाऊंगी और मेरे साथ रानीगंज, पट्टी और कुंडा सभी सीटें जीतेंगे, विश्वनाथगंज भी जीतेंगे। 12-13 सालों का मेरा संघर्ष आम जनता के बीच में है। जनता मेरे साथ है और बाकी तो चुनाव के परिणाम भी बता देंगे। इसी के साथ फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वोट फॉर गुड में अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, सो आप कहीं मत जाइएगा। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक और हाई प्रोफाइल सीट अमेठी की। कभी ये इलाका कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ये दुर्ग ढह गया और बीजेपी ने फतेह हासिल की थी। लेकिन विधानसभा चुनाव का मामला थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ 5वें चरण में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन इस बार यहाँ की सियासी लड़ाई बेहद रोचक हो गई है। इसकी टोपी उसके सर, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इस बार अमेठी में ये कहावत जमीन पर दिखाई दे रही है। कमल के फूल पर बटन दबाएं, डॉक्टर संजय सिंह को भारी मतों से विजयी बनाएं। कभी गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी का चुनावी समर इस बार दिलचस्प हो गया है। अमेठी की लड़ाई में इस बार बीजेपी ने अमेठी राज परिवार के उन्हीं संजय सिंह को मैदान में उतारा है जो 2019 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के पाले में आए थे। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से उन्हीं आशीष शुक्ला को अपना झंडा थमाया जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। 2017 में बीजेपी गांधी परिवार के इस किले को भेदने में कामयाब हो गई थी। 2017 में अमेठी लोकसभा क्षेत्र की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। गौरीगंज सीट तब समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, जबकि कांग्रेस अपने ही गढ़ में खाली हाथ रही थी। 2022 की जंग में चुनावी तकरार को धार देते हुए बीजेपी ने अमेठी के महाराज को मैदान में उतार दिया और अब हालात ये है कि कभी शान से कांग्रेस का झंडा बुलंद करने वाले संजय सिंह अपनी ही पुरानी पार्टी को कोस रहे हैं। इमोशनल टच तो उसी समय टूट गया जब राहुल यहाँ से चुनाव हार गए। आप महसूस कर सकते हैं कि कई 2-3 बार 4 बार वहाँ अमेठी की जनता ने उनको सांसद बनाया, लेकिन इसके बावजूद अगर कहीं न कहीं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कहीं न कहीं कनेक्टिविटी, कहीं न कहीं कोई कमी लगी, तभी जनता ने उनको डिस्कार्ड किया। आज हमें लगता है कि जैसे देश में कांग्रेस का हाल हो रहा है, वैसे अमेठी में भी कांग्रेस का हाल है। मैं जो कांग्रेस में जो आज की दशा जो देख रहा हूं, जहां तक पहुंची है, उसमें 2 ही कारण लगते हैं। एक, कांग्रेस ने पार्टी के पसंदगी का ध्यान नहीं दिया, व्यक्तिगत ध्यान दिया, पर्सनल लाइक डिसलाइक पे गए। और दूसरा, जिस राजनीति आज केवल एक ही चीज है, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, डायलॉग, डेलिब्रेशंस। आज जब इससे कांग्रेस पिछड़ गई, कांग्रेस कनेक्ट नहीं कर पाई, कम्युनिकेट नहीं कर पाई। हमारे प्रधानमंत्री जी आज हर लेवल पे, जिस व्यक्ति पे, नर, महिला, पुरुष, बच्चे, जिस लेवल पे उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उस लेवल पे जाके उनसे कम्युनिकेट करते हैं। जहां एक तरफ संजय सिंह को अमेठी की जनता से कनेक्ट कर पाने का भरोसा है, तो वही आशीष शुक्ला अमेठी में बदलाव का दम भर रहे हैं। आशीष शुक्ला 2017 में मायावती की पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे और अब कांग्रेस में चले गए। संजय सिंह की उम्मीदवारी की घोषणा के कुछ समय बाद ही आशीष शुक्ला को कांग्रेस में शामिल कर इस हाई प्रोफाइल सीट से मैदान में उतार दिया गया।
आशीष शुक्ला कभी इसी अमेठी की लोकसभा सीट से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार वो प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ मैदान में हाजिर हैं। ऐसे में शुक्ला न केवल अपनी पुरानी पार्टी को घेर रहे हैं, बल्कि खुद को पुराना कांग्रेसी बता भी रहे हैं। इस बार एक नए झंडे तले आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या संदेश जाएगा, कैसे कनेक्ट कर पाएगी जनता? जिसको आप नया झंडा बोल रहे हैं, हमारी ओरिजिन ही उसी झंडे से। छात्र जीवन से लेकर लंबे अरसे तक मैंने कांग्रेस से ही राजनीति की शुरुआत किया था, तो वो मेरे लिए नया नहीं है। जी, जनता कनेक्ट कर पाएगी इस बार? निश्चित तरीके से। जी, जनता को कनेक्ट करने के लिए किस एजेंडे के साथ, अमेठी के लिए किस एजेंडे के साथ आप जा रहे हैं, क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं जनता को? शो विंडो क्या होगी अमेठी की? असली चेहरा डबल इंजन की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसको दिखा रहे हैं, और समाजवादी के लोगों का असली चेहरा जो है उसको दिखा रहे हैं। महाराजी देवी जिंदाबाद, 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 सुपाल चाचा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमेठी सीट पर इस बार केवल उम्मीदवारों की अदला बदली ही खास नहीं है, बल्कि सीट पर 2022 में महाराजा बनाम महाराजी का दिलचस्प समीकरण भी उभर कर आया है। दरअसल अमेठी से समाजवादी पार्टी ने अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को उम्मीदवार बनाया है। महाराज संजय सिंह के खिलाफ लड़ रही महाराजी प्रजापति चुनाव में पूरी ताकत लगा रही हैं। इस पर कहा जा रहा है कि मुकाबला महाराज और महाराजी के बीच है। अरे हमार केहू से नहीं मुकाबला, न महाराज से नहीं, न हमारा मुकाबला। हम भैया हमसे सब लड़ता है, जे लड़ता है हमें से लड़ता है। जी, अमेठी की जनता के लिए कौन से अच्छे काम करने वाली हैं आप? हमारे पति ने बहुत काम अच्छा किए हैं, वैसे वही विकास के हम भी आगे बढ़ाएंगे। जी, हमारे पति बहुत अच्छे काम करें। जहाँ जनता के बीच में जा रहे हैं, बोल रहे हैं ये नलका है हमारा, ये खरिंजा है पति के आपके, ये बच्चे के बीच में बोल रहे हैं कि पापा आपने बनवाए, हमारे पति ने बनवाए। बहुत अच्छा काम किए हैं। जी, इन नए समीकरणों के बनने से अमेठी की जनता के सामने विकल्पों की भरमार हो गई है। मुकाबला दिलचस्प क्या है, अभी तो महाराजी एक तरफा चल रही है। लड़ाई है, त्रिकोणीय लड़ाई है अभी तक। कांग्रेस भी लड़ रही है ठीक ठाक, महाराज भी लड़ रहे हैं। इस बार कांग्रेस वाले बीजेपी में चले गए और बीजेपी वाले कांग्रेस में चले गए, जनता कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगी? नहीं, कंफ्यूज नहीं होगी। इससे कोई फर्क पड़ता है पार्टी बदलने से? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब यहाँ से जीतेंगे, संजय सिंह। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों? ऐसा हाई है, माहौल ही यहाँ चल रहा है। ये भी उतना ही सच है कि जनता के लिए जमीन पर किए गए काम इन सियासी समीकरणों से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, इस फलसफे के साथ अमेठी आगे बढ़ रही है। अमेठी के कई मसले हैं, अमेठी की कई ख्वाहिशें हैं। चुनाव दर चुनाव नेता अमेठी को चमकदार तस्वीर दिखाते हैं। इस बार भी ये वादे खूब हो रहे हैं, लेकिन इन वादों के साथ ही इस बार इमोशनल कार्ड भी जनता के सामने है और रिश्तों की दुहाई भी जनता के सामने है। अभी अमेठी की जनता को तय करना है कि उसे अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है या फिर इमोशनल कार्ड और रिश्तों के ताने बाने को अहमियत देनी है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे। नेताओं के वादे और दावे अपनी जगह है, लेकिन चुनावों में जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है जनता की राय। आइए आपको सुनवाते हैं कि अमेठी की जनता के लिए कौन से मुद्दे अहम हैं और किन बातों को आधार बनाकर अमेठी इस बार अपने विधायक का चुनाव करेगी। हमारा चुनावी सफर अमेठी आ पहुंचा है। अमेठी वो विधानसभा सीट जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मुकाबला काफी दिलचस्प है, कोई इमोशनल कार्ड खेल रहा है, कोई पुराने रिश्तों की दुहाई दे रहा है, कोई चुनाव प्रचार में रिश्तों का तड़का लगा रहा है। लेकिन अमेठी की जनता क्या सोच रही है, यही जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं तहसील के ठीक सामने एक मार्केट में, और यहाँ पर अमेठी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और युवा भी हैं और तमाम काम करने वाले लोग भी हैं। उन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। वोट करने से पहले क्या चल रहा है मन में? देखिए, जनता के दिमाग में चल रहा है, जनता अब फंसने वाली नहीं है। जिसे 5 किलो राशन दे रहे हैं तो 1 बीघे साढ़ खा रहा है तो हमारा 10 कुंटल वहाँ जा रहा है। जनता की जो मूलभूत आवश्यकता जरूरत है उसको अब एहसास हो रहा है कि हमको सरकार दे फ्री तो शिक्षा दे और चिकित्सा, ये दो जनता चाहती कि हमको ये 2 चीज़ फ्री मिले। महंगाई तो चरम सीमा पे, महंगाई का तो कोई जोड़ ही नहीं है अमेठी में। क्या अमेठी को कुछ मिला इतने साल गढ़ रहने के बाद अलग अलग पार्टियों का? देखिए, अमेठी गढ़ किसी का नहीं है, गढ़ उसी का जो काम करेगा। और देखिए, काम तो ऐसा है कि अभी जैसे मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो हमने एक फॉर्म भरा था 2019 में, अभी 2022 चल रहा है, उसका सिर्फ प्री हुआ है।
और प्री हुआ है, रिजल्ट आया, नहीं सॉरी आंसर किया है, रिजल्ट उसके 6 महीने बाद आया, अभी सिर्फ प्री हुआ है। समझ लीजिए मेंस होगा, फिर एक टीयर और होगा, तो जॉब देते देते 2024-25 आ जाएगा, तो 19-6-25 6-7 साल में एक नौकरी क्लियर होती है। वही पता नहीं होगी नहीं होगी। सबसे बड़ा मुद्दा ही युवाओं का रोजगार आता भी है तो बहुत लेट चल जाता है। चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य, लेकिन चुनाव आते आते ये मुद्दे खत्म हो जाते हैं, उसमें जाट, हिंदू, मुस्लिम ये सब करते रहते हैं, मेन मुद्दे गायब हो जाते हैं। मेरे हिसाब से तो पहली चीज़ तो पशुओं की जो भी व्यवस्था है उसको सही करनी चाहिए, जिससे गरीब किसानों की जो फसल नुकसान हो रही है उसके वो बचे जो है पशुओं से। दूसरा जो है बेरोजगारी पे जो है सरकार को कदम उठाना चाहिए। इतने दिनों से कोई वैकेंसी नहीं है, काफ़ी बेरोजगार युवा ऐसे टहल रहे हैं जिसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो भी सरकार, जो भी पार्टी शिक्षा की बात करेगी, रोजगार की बात करेगी, हम उसी के साथ हैं। सर 5 साल नहीं 10 साल बीत गया, आप अमेठी से लेकर किठावर रोड अभी जाकर देख लीजिए, 5 साल सरकार यही बताती है गड्ढे भरे गए। अमेठी को लेकर क्या सोचते हैं? अमेठी में हमने राज परिवार को 10 बार जिताया है, अब एक बार तो हम जो है हमें मौका मिलना चाहिए, कोई हम में से कोई आम आदमी उसको जिताया जाए। 13 चुनाव में 11 बार हमने जो है राज परिवार को जिताया है, तो अब जो है राजशाही तो है नहीं, प्रजातंत्र है। तो जनता के मुद्दे यहाँ पर हावी हैं लोगों के बीच, और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, उसके लिए उस पर वो विचार करेंगे, और जो इससे इधर उधर की बातें हो रही हैं उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बाकी 10 मार्च को पता चलेगा, वोट वाले दिन पता चलेगा कि अमेठी की जनता जब वोट करने गई तो किन मुद्दों के आधार पर उसने वोट किया। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है। ब्रेक के बाद वोट फॉर गुड में अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहने वाला है। चुनावों में नेताओं की बात होती है, स्टार प्रचारकों की चर्चा होती है, नुकीले जुबानी जंग को लेकर बहस होती है, लेकिन इन सब शोर शराबे से दूर कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जो सुर्खियां बटोरने में कामयाब रहते हैं। ऐसी एक शख्सियत है रीना द्विवेदी, जो एक सामान्य मतदान अधिकारी हैं, लेकिन जब भी इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आती है चमक जाती है। कैसे, आप खुद देखिए। मॉडल जैसी दिखने वाली ये महिला आपको याद है? नहीं, दिमाग पर थोड़ा जोर डालें। अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं तो ये चेहरा आपको जरूर याद होगा। चलिए हम आपको याद दिला देते हैं। यही है वो मतदान अधिकारी रीना द्विवेदी, जिनके स्टाइल, जिनकी मुस्कान 2019 के लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया में छा गई थी, जब ये मतदान कराने के लिए अपनी टीम के साथ रवाना हो रही थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी रीना की ड्यूटी लगी है, और इस बार भी अंदाज वही पुराना। रीना द्विवेदी की ड्यूटी इस बार लखनऊ के मोहनलालगंज में गोसाईगंज बूथ पर लगाई गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इनकी तैनाती लखनऊ के नगराम में हुई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में रीना ने सरोजनी नगर में अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। रीना के मुताबिक उन्हें वोटिंग कराना और लोगों को इसके लिए जागरूक करना अच्छा लगता है। वोटिंग कराना भी अच्छा लगता है, करना भी अच्छा लगता है। क्या मैं सबसे अपील भी करती हूँ, प्लीज वोटिंग जरूर करें। लखनऊ में लोक निर्माण विभाग में बतौर क्लर्क तैनात रीना के पिछले ड्रेस सेंस को बहुत सराहा गया था, लेकिन इस बार ये वेस्टर्न आउटफिट में नजर आई और देखते ही देखते सेल्फी लेने वालों की भीड़ लग गई। ये जो सोशल मीडिया पर जो आपकी तस्वीर वायरल हुई थी, अन्य मीडियाओं ने भी आपको वायरल किया था, क्या आपको फीलिंग हुई उसके बाद? आपके जीवन में कैसी, दिनचर्या में कैसी फीलिंग बदला हुआ? अच्छा लगता है, फेम मिला, मैं उससे बहुत पॉजिटिव फेम लेती हूँ। इस बार आपकी ड्यूटी कहाँ लगी हुई है? मोहनलालगंज में लगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया की रहने वाली रीना को फैशन का बहुत शौक है और फिटनेस को लेकर भी ये सजग रहती है, और इसी वजह से इनकी गिनती सोशल मीडिया के आकर्षक चेहरों में होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वोट फॉर गुड में आज मेरे साथ बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।